Good morning, dear students. I hope you all are doing well and you are safe at your home. Myself, Professor Nikhil Batra from Electrical Engineering Department, Nagpur Institute of Technology, Nagpur. आप सभी इस पेंडेमिक से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है और इस सिनेरियो में बहुत से स्टूडेंट्स की पढ़ाई पे भी काफ़ी इसका असर पड़ा है। बट इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी our college has taken a great initiative to provide you the online classes. आने वाली जो आपकी अपकमिंग एग्जाम्स है, एंट्रेंस एग्जाम्स, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो और ये प्रिपरेशंस आप आपके घर पे सुरक्षित रह के कर रहे हो। अगर मैं सीईटी की बात करूं तो सीईटी एग्जाम जो आपकी शेड्यूल हुई है फ्रॉम 4 जुलाई, इस सीईटी एग्जाम में अगर आप पीसीएम ग्रुप की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके लिए आइसिंग ऑन द केक है, जिसमें आपको आप ये बोल सकते हो कि बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। तो ऐसे चैप्टर्स आपको आइडेंटिफाई करने होंगे और उन चैप्टर्स का फिर आपको प्रिपरेशन करना होगा। तो आज हम एक मैथ्स का एक ऐसा लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। अगर मैं इस लेसन की बात करूं तो ये लेसन आपके सिलेबस में 11th स्टैंडर्ड में है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ 11th स्टैंडर्ड में, तो ये आपने पढ़ा है 2 साल पहले। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे हमें पता है कि हम 11th को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बट अगर मैं सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो 11th के मैथ्स के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके 12th में भी, सीईटी में भी आने वाले हैं। तो सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस इज वन ऑफ देम। अब सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस आपने 11th में पढ़ा है और हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स ने इसे पढ़ा भी ना होगा, क्योंकि 11th में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हम स्किप कर देते हैं और जनरली ये लेसन बहुत सी जगह पर स्किप किया जाता है। बट इस टॉपिक का एक अपना इंपॉर्टेंस है सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, एज यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी एग्जाम। तो अब हम बात करते हैं सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस पे। इसमें जनरली से 2 क्वेश्चंस आपको एमएसटी सीईटी के एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ना है हमें, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सेट क्या है, क्योंकि सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन इटसेल्फ ये 3 टॉपिक से एक ही लेसन में। अब 3 टॉपिक से एक ही लेसन में, तो तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। सेट्स क्या है उसका अपना इंपॉर्टेंस है, रिलेशन क्या है उसका अपना इंपॉर्टेंस है, तो उसके लिए सेट्स हमें समझना बहुत जरूरी है। फंक्शंस अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए हमको रिलेशंस पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए तो उसके लिए हमको सेट पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन विद द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट, कि सेट होता क्या है। तो आपने सेट की डेफिनेशन नॉर्मलाइज्ड वे में एक पढ़ी है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, कलेक्शन मतलब मेरे को यहाँ पे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, जिसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में क्या नाम दे रहे हैं, सेट। अब वेल डिफाइंड क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि आप कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब अगर मैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इसको सेट बोलूं तो क्या ये गलत है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हम बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो हाँ ये कई केसेस में गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बोल दिया आपको लिस्ट ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन इंडिया, अब मैं अगर लिस्ट ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन इंडिया बोलता हूं तो आप कैसे जज करोगे कि कौन सा स्टूडेंट गुड है। अब कौन सा स्टूडेंट गुड है ये आप किस पैरामीटर्स पे जज करोगे, बराबर। तो इसीलिए हम सेट की डेफिनेशन लिखते समय हमेशा किस वर्ड पे फोकस करते हैं, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मतलब जिसको हम डिफाइन कर सके। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बोल दिया कि प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10,
अब प्राइम नंबर्स को हम 1 to 10 अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये आपका वेल डिफाइंड है कि 1 से 10 के बीच में आने वाले प्राइम नंबर्स, गॉट इट। बट अगर मैं सिर्फ ऐसा बोल दूंगा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं हो रही है चीज। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की है डेफिनेशन ऑफ सेट की, जिसको मैंने आपको बहुत अच्छे से अभी ये बताया है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट्स आपके न्यूमरल हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट दैट शुड बी वेल डिफाइंड। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते। अब इस ऑब्जेक्ट की जो हम बात कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट में होते जो है सेट में, वो होते आपके एलिमेंट्स, और उन्हीं एलिमेंट्स को उस सेट के परिवार की, सेट की फैमिली का मेंबर कहा जाता है। तो द ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट और मेंबर। और जनरली हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो हम सेट्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। एनी कैपिटल लेटर यू कैन यूज, से चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, इट डजंट मैटर, बट उसे हमें रिप्रेजेंट करना है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर से। और उस सेट में जो आने वाले एलिमेंट्स है, जिसको हमने अभी मेंबर कहा है उस सेट की फैमिली का, उस मेंबर को हमको डिनोट करना है स्मॉल लेटर्स से। जैसे ए हो सकता है वो स्मॉल ए, स्मॉल बी हो सकता है, स्मॉल सी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, बट वो होना चाहिए आपका स्मॉल लेटर। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि एक सेट है जिसको मैंने नाम दिया है सेट ए, और एक्स उसका कोई एलिमेंट है। अब एक्स उसका एलिमेंट है तो मैंने एक्स को क्या बोला है, उसका एलिमेंट बोला है, तो वो स्मॉल लेटर से डिनोट किया है। तो हम ऐसे केस में उसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू a, रीड करते हैं हम उसको x बिलोंग्स टू a। और अगर x उस सेट का एलिमेंट नहीं है, अगर x उस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो हम उसको रीड करते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू a, या x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट a। ये सेट की तो हमने जानकारी ले ली कि सेट बेसिकली है क्या, सेट को डिनोट कैसे करना है, सेट को लिखा कैसे जाता है। बट सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स होते हैं, जिन मेथड्स के नाम कुछ इस प्रकार है। पहला मेथड है रोस्टर और टेब्यूलर और लिस्टिंग मेथड। कई बुक्स में सिर्फ रोस्टर मेथड बोला जाता है इसको, कई बुक्स में इसको टेब्यूलर मेथड के नाम से भी बोला गया है, कई बुक्स में इसको लिस्टिंग मेथड भी बोला गया है। नाम अनेक काम एक, नाम भले से उसके अनेक है इस मेथड के, लेकिन काम सभी का एक ही है। सेकेंड मेथड है आपकी सेट बिल्डर और रूलर मेथड। इसमें भी आप देखोगे तो सेट बिल्डर भी उस टाइप का एक नाम है सेट के, और रूलर मेथड भी उस टाइप के सेट का एक नाम है। तो दो तरीके से हम कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये दो तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो पहले मैं बात कर रहा हूं कौन से मेथड की, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। अब लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड में जनरली हम क्या करते हैं, तो इस मेथड में हम अलग कुछ नहीं करते, सेट क्या है वो हमने बताया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी हम सेट का ही रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग तरीकों से। तो दो अलग अलग तरीकों से हम सेट्स को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे उन सेट्स का हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कुछ हमने इस प्रकार किया है कि लिस्टिंग मेथड और सेट बिल्डर मेथड। अब हम बात कर रहे हैं कि लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड में बेसिकली हम सेट को कैसे लिखते हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं लिस्टिंग मेथड की, तो उसमें हम सेट्स के सभी एलिमेंट को, क्या बोल रहा हूं मैं, उसमें हम सेट्स के सभी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से। मतलब हम वहां पे सेट में आने वाले सभी एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और हर एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। अब एलिमेंट रिपीट भी हो रहा है, अगर चाहे वो 2 बार रिपीट हो रहा हो उस पर्टिकुलर सेट में, 4 बार रिपीट हो रहा है, तो हमें उसे हर बार रिपीट नहीं करना है, उसे हमें केवल कितनी बार लिखना है, एक ही बार।
और हम हर एलिमेंट को सेपरेट करते हैं बाय कॉमास, मतलब हम हर एलिमेंट के बीच में कॉमा का यूज करते हैं। और ऑर्डर ऑफ द सेट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इट इज नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब यहाँ पे ऑर्डर मायने नहीं रखता है, आप ऑर्डर कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल बताया था कि लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब 1 to 10 में प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए, तो बात अगर मैं करूं प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स किसे बोला जाता है, उन नंबर्स को जो खुद से और केवल 1 से डिविजिबल है। गॉट इट। तो ऐसे कौन से हुए प्राइम नंबर्स 1 to 10, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है। अब मैं 4 को प्राइम नंबर नहीं बोल सकता हूं क्योंकि 4 से डिविजिबल है, लेकिन 2 के टेबल में भी आता है, तो 4 इज नॉट द प्राइम नंबर। तो कौन से हुए फिर प्राइम नंबर्स, 2, 3, 5, 7। गॉट इट। 9 भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर मैं जब इसको लिस्टिंग मेथड में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 2, 3, 5, 9, सॉरी 2, 3, 5, 7। अब मैं जरूरी नहीं है कि यही सीक्वेंस में लिखूं, मैं ऑर्डर अगर चेंज कर दूं तो भी चलेगा। मैंने अगर ऐसा लिख दिया 5, 7, 3, 2, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, ये सही होगा, क्योंकि हमने अभी ही क्लियरली बोला ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर वहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एलिमेंट वहां पे एक बार आना चाहिए और आप उसे किस तरीके से लिख रहे हो वो मैटर नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल और लिखा है मैंने, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10। अब सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10, तो 1 से 10 में के बीच में आने वाले ऑड नंबर्स कौन से, ये हमें पता है, 3, 5, 7, 9। गॉट इट। अब यहाँ पे 1 इज नॉट कंसिडर्ड एज द ऑड नंबर बिकॉज 1 ना ही ऑड नंबर की गिनती में आता है ना ही इवन नंबर की गिनती में आता है। अब इसी सेट को मैंने क्या किया, तो इसी सेट को मैंने उसके ऑर्डर बदल के उसको रिप्रेजेंट किया। अब मैंने ऑर्डर बदला तो आप देखिए सेट में जो एलिमेंट्स है वो बदले हैं क्या? नहीं बदले हैं। 3, 5, 7, 9 है, मैंने उसका ऑर्डर चेंज किया, 7, 3, 5, 9 लिखा, तो भी आप चेक करिए कहीं पे भी एलिमेंट कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं, नहीं। तो व्हाट एक्चुअली आई मीन टू से, मैं क्या बताना चाह रहा हूं इससे आपको, कि आपके ऑर्डर में आप किसी भी ऑर्डर से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ, बट एलिमेंट कितनी बार आना चाहिए? एक ही बार। नेक्स्ट मेथड है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमेंट की लिस्ट नहीं बनाते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने एलिमेंट्स की लिस्ट बना के उसको लिखा, हम ये मेथड में वैसा रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बट यहाँ पे क्या करते हैं, हम जनरल एलिमेंट लिखते हैं वेरिएबल का इस्तेमाल करके, जिसको एक वर्टिकल लाइन फॉलो करती है और कॉलम फॉलो करता है, और फिर उस वेरिएबल की प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं। रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट में ही है सेट का, यहाँ पर भी हम सेट को कैपिटल लेटर से ही डिनोट कर रहे हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है, इसीलिए हमने सेट को क्लासिफाई किया है। अगर लिखने का तरीका मैं अलग अलग ना रखूं तो मेरे को सेट के टाइप्स पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, ना ही मेरे को सेट के टाइप्स को नाम देने की जरूरत पड़े, बट लिखने का तरीका अलग अलग है, इसीलिए उनका क्लासिफिकेशन भी अलग अलग है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, X is an element of set A where X belongs to N, यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब है द काउंटिंग नंबर्स, बराबर, काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1। तो यहाँ पे ये सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि X एक ऐसा एलिमेंट है इस सेट का जो 1 से शुरू होके 10 तक है नेचुरल नंबर्स, और इसको रीड कैसे करेंगे हम, set A is the set of all x such that x is a natural number between 1 to 10। तो आई होप आपको ये सेट के रिप्रेजेंटेशन समझे होंगे दो तरीके से। अब आते हैं कि सेट के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। जैसे आपने थोड़ा सा, मैं अगर आपको इस टॉपिक से हटके अगर बात करूं तो हमने पहले मैट्रिक्स पढ़ा है, एक 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है।
अब मैट्रिक्स पढ़ते समय आपने पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन को जाना। मैट्रिक्स की डेफिनेशन जानने के बाद आपने ये देखा कि ये जो नंबर्स के अरेंजमेंट आप कर रहे हो उसको आप अलग अलग तरीके से अगर करते हो तो मैट्रिक्स के नाम बदलते हैं, बराबर। तो वैसे ही सेट की भी ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसमें एलिमेंट्स को लिखने का तरीका अगर चेंज हुआ, एलिमेंट्स अगर वहां पे अलग अलग है तो वो सेट्स के नाम को क्लासिफाई कर रहे हैं, जिस तरह से टॉपिक बना है आपका मैथ्स का टाइप्स ऑफ सेट्स। तो अगर मैं पहला टाइप की बात करूं तो सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन नाम ही इंडिकेट कर रहा है सिंगल। सिंगल का मतलब क्या होता है? एक अकेला एलिमेंट, वन। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? A set consisting of a single element is called a singleton set। मतलब इसमें अगर किसी सेट में केवल एक ही एलिमेंट है तो वो सेट तो कहलाएगा ही, लेकिन उस सेट की कौन सी कैटेगरी कहलाएंगी? सिंगलटन सेट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको दिया है a इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे एलिमेंट एक ही है 2, तो a क्या है? एक ऐसा सेट है जो केवल इवन प्राइम नंबर का दिख रहा है मुझे, क्योंकि 2 ही एक केवल ऐसा इवन प्राइम नंबर है, उसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 को यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो 2 यहाँ पे आने के बाद वो सेट को जो नाम दिया जा रहा है उसको दे रहे हैं हम सिंगलटन सेट। अब जैसे सेकंड सेट है एम्प्टी सेट और नल सेट। जैसे आपने मैट्रिक्स में पढ़ा था जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो है, बराबर। तो जिसके सभी एलिमेंट जीरो है उस सेट को हमने वहां पे नाम दिया था नल सेट और जीरो, सॉरी नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं एम्प्टी सेट और नल सेट की, तो एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ऐसा सेट कहलाएगा आपका नल सेट। और उसी नल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिंबल 5। अब इसका एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि बी एक सेट है जहाँ पे x एक वेरिएबल है और x नेचुरल नंबर है बिटवीन 2 to 3। अब बिटवीन 2 to 3 की अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 तक कई नंबर्स है बीच में, बट वो नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर मैं इसको लिखने की बात करूं तो 2 से 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसलिए आप देखोगे कि मैंने बी सेट को क्या लिखा? ब्लैंक लिखा, कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रैकेट। बट उसके अंदर कोई भी एलिमेंट आया है क्या? नहीं आया है। तो नहीं आया है इसका मतलब सेट बी कौन से कैट की कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? एम्प्टी सेट और नल सेट। अब नेक्स्ट आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब जिसमें आपके एलिमेंट्स जो होंगे वो लिमिटेड हो गए और काउंटेबल हो गए, लिमिटेड हो गए और काउंटेबल हो गए। हाँ, और नल सेट को भी हम बोल सकते हैं फाइनाइट सेट, क्योंकि नल सेट में एलिमेंट ही नहीं है, मतलब वो फाइनाइट है, रुक गया है वहां पे। तो ऐसे सेट्स को बोला जाता है फाइनाइट सेट, जहां पे एलिमेंट्स क्या होंगे आपके? लिमिटेड हो गए और काउंटेबल हो गए। काउंटेबल का मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो। मैंने बोला अगर मैं आपको सिंपल सी बात बोल दूं कि गिव द लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इतना बोल के अगर मैं छोड़ दूं तो आप नेचुरल नंबर्स को काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो अप टू द एक्सटेंट बढ़ते ही जाना है, तो वो काउंटेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने स्पेसिफिक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, जो मैंने आपको, वो एग्जांपल देख लीजिए। क्या है कि एक सेट है सी। अब देखिए यहाँ पे मैंने सी नाम से डिनोट किया है सेट को, तो क्या गलत है? नहीं। अभी मैंने कहा था कि सेट को हम कोई भी नंबर से डिनोट कर सकते हैं, सॉरी कोई भी अल्फाबेट से, लेटर से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने, अब यहाँ पे मैंने p एक नंबर लिया है, अब यहाँ पे उस सेट के एलिमेंट को, वेरिएबल को p नाम दिया है, तो क्या गलत है? नहीं। तो p इज अ नंबर फ्रॉम 1 to 22 डिविजिबल बाय 4। अब मेरे को 1 से 22 तक ऐसे नंबर्स देखना है जो किससे डिविजिबल है? 4 से। तो ऐसे कौन से नंबर्स है? अब आपको 4 का टेबल आता है, 4, 8, 12, 16, 20। These all are numbers which are divisible by 4. Got it? अब ये करने के बाद मुझे क्या दिखा?
कि मुझे काउंटेबल नंबर्स मिल रहे हैं सेट में, काउंटेबल एलिमेंट्स मिल रहे हैं, काउंटेबल एलिमेंट्स जो मिले मुझे वो काउंट हो रहे हैं। तो ऐसे सेट को फिर उन्होंने सेट के क्लासिफिकेशन में नाम रख दिया है उस सेट का फाइनाइट सेट, मतलब जहां पे लिमिटेड है और काउंटेबल है। अब आते हैं इनफाइनाइट सेट पे। इनफाइनाइट सेट की अगर मैं बात करूं तो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैं किसी एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को किसी सेट के मैं काउंट नहीं कर सकता और वो अनलिमिटेड है, तो ऐसे सेट्स को हमने क्या नाम दिया है, इनफाइनाइट सेट। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि n इज अ सेट जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। अब नेचुरल नंबर्स में मैंने बताया था द काउंटिंग नंबर्स, तो काउंटिंग नंबर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1, 2, 3 तो यहाँ खत्म हो रहे हैं क्या, नहीं, डैश डैश डैश, मतलब ये अनगिनत है जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते। तो गिनती नहीं कर सकते मतलब ये अनकाउंटेबल है आपके लिए, अनकाउंटेबल है, इसलिए इस सेट को हमने क्या नाम दिया है, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट इक्वल सेट। अब इक्वल सेट अगर मैं नाम ही बोलूं, इक्वल का मतलब क्या होता है, समान। अब इक्वल सेट की यहाँ पे समान की बात आ रही है, मतलब तुलना की बात आ रही है कि हम कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करना है आपको तो दो तो भी क्वांटिटी लगती है हमको। जैसे अगर आप कंपेयर करो आपके खुद के मार्क्स अकेले के, तो वो कंपैरिजन हुआ आपका, नहीं। अगर आपको 12th में 80% है और आपके दोस्त को भी 80% है, आपके फ्रेंड को भी 80% है, तो दोनों का कंपैरिजन आप करोगे तो क्या होगा, इक्वल, क्योंकि बोथ गॉट 80%। तो वैसे ही अगर मेरे को दो सेट कितने भी हो सकते हैं, एक हो सकता है, अभी तो हम एक सेट्स की ही बात कर रहे हैं क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एंटायर एक ही सेट हो सकता है, सेट कितने भी हो सकते हैं। बट अगर मेरे को कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन के लिए मिनिमम कितने सेट्स होना, दो। तो two sets A and B are said to be equal if every element of set A is in set B and every element of set B is in set A। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेट लिया A जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, तो B सेट के भी एलिमेंट्स कौन से होना चाहिए, 1, 2। अगर A और B सेट्स सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेम एलिमेंट्स है दोनों में, तभी आप उसको इक्वल सेट बोलोगे। अगर A में 1, 2 लिख रहा हूं मैं, B में 3, 4 लिख रहा हूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में दो है, लेकिन एलिमेंट्स सेम है क्या, नहीं। तो एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब हम उस सेट को क्या बोल सकते हैं, इक्वल सेट। अब ये तो क्या सेट्स के बारे में जनरल थोड़ा सा हमने जो पढ़ा, बट सेट्स को हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में भी बताया जा सकता है। आपने अभी तक जो देखा वो सेट्स का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा कि हाउ सेट्स कैन बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड, बट ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है और ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला है कि सेट्स का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म में ही किया जा सकता है। सेट का रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी, और उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को सेट के नाम दिया गया है वेन डायग्राम। जनरली वेन डायग्राम क्या होता है, ज्योमेट्रिकल क्लोज्ड फिगर। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल क्लोज्ड फिगर जो यूज हो रहे हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लोज्ड फिगर मतलब जिसमें उस ज्योमेट्रिकल फिगर की कोई भी साइड ओपन नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे फिगर्स अगर आप देखें तो सर्कल इज ऑल्सो अ ज्योमेट्रिकल क्लोज्ड फिगर। ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल भी एक क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर है। रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो रेक्टेंगल इटसेल्फ इज ऑल्सो अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर। तो हम ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स से भी किसी सेट का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स से अगर मैं किसी सेट का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, उस पर्टिकुलर फिनोमिना को मैथमेटिकल टर्म्स में नाम दे दिया गया था वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम इसका नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ये
बनाने वाले, ये कंसेप्ट बताने वाले जो थे वो इंग्लिश लॉजिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन। तो इसीलिए इस डायग्राम को उन्होंने वेन डायग्राम के नाम से रिप्रेजेंट किया। अब आते हैं हम सबसेट पे। जैसे मैंने बोला कि एक सेट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब एक से ज्यादा सेट है तो फिर बात आती है हर सेट की। अब एक से ज्यादा सेट है तो अब बात आ रही है अगर हर सेट की, तो एक से ज्यादा सेट है तो उसका कंपैरिजन अगर कर रहे तो इक्वल सेट्स कब हो सकते वो हमने देखा। अब एक से ज्यादा सेट है तो कोई दूसरा सेट किसी सेट का सबसेट कब कहला सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्लियरली और सिंपल तरीके से क्या लिखा है, अ सेट ए इज सेड टू बी अ subset of set B if every element of A is also an element of B। क्या बोला है हमने, कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट कब होगा, जब उस सेट के सभी एलिमेंट दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट होंगे। और उसको रिप्रेजेंट किया कैसे किया है आप देख सकते हो, A इज द सबसेट ऑफ B। इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लीजिए A एक सेट है जिसमें मैंने लिखा नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो 1 to 10 में नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हुए आपके, 1 to 10 में आपके नेचुरल नंबर्स हुए 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। और B एक सेट है जहां पे मैं बोल रहा हूं कि बिलोंग कर रहा है, B एक ऐसे सेट को बिलोंग कर रहा है जहां पे आपके नेचुरल नंबर से 1 to 15। तो वहां पे आपके सभी काउंटिंग नंबर्स आ जाएंगे फ्रॉम 1 to 15। तो अब अगर आप देखोगे तो B में 1 to 15 एलिमेंट है बराबर, A में कितने एलिमेंट है 1 to 10। तो A के पूरे 10 एलिमेंट B में दिख रहे हैं आपको, B में मिलेंगे बराबर। तो B में जब आपको A के पूरे एलिमेंट मिल रहे हैं तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं कि A उस पर्टिकुलर B सेट का क्या है सबसेट। अब B में 11 12 13 14 15 ज्यादा के एलिमेंट है बराबर। तो ज्यादा के एलिमेंट इट डजंट मैटर, बट A के पूरे एलिमेंट वहां है बराबर। तो A के पूरे एलिमेंट वहां है, इसका मतलब A उस सेट B का क्या है सबसेट है। अब सबसेट के बाद बात आते हैं सुपर सेट पे। सुपर सेट, अब सुपर नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि सेट कौन सा है आपका सुपर सेट। मतलब अगर A कोई A सबसेट है किसी सेट B का, तो B क्या हुआ उस सेट का सुपर सेट। तो B उस सेट का क्या कहलाएगा सुपर सेट। अगर A सबसेट है तो बराबर, तो उसको लिखते कैसे हम, B इज द सुपर सेट ऑफ A। तो ये सेकेंड क्लासिफिकेशन किया है टाइप्स ऑफ सेट का। पहला था सबसेट, दूसरा था सुपर सेट। अब तीसरे कैटेगरी पे आते हैं जिसको नाम दिया गया था प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसेट तो हमने पढ़ लिया बराबर। अब प्रॉपर भी आ गया वर्ड यहाँ पे, मतलब सबसेट कैसा है प्रॉपर है। अब सबसेट प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा उस पे बात करते हैं। A non-empty set A is said to be a proper subset of set B if and only if element of set A are in set B and at least one element of B is not in A। बराबर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसी से रिलेटेड क्या बताया था सबसेट के बारे में। सबसेट में मैंने क्या बताया था कि अब प्रॉपर सबसेट में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि प्रॉपर सबसेट में नॉन एम्प्टी सेट होना। क्या होना, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मतलब वो नल सेट नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं A एक सेट लेता हूं, A में मैंने एलिमेंट्स लिए 1 3 एंड 5 और B एक मैं दूसरा सेट ले रहा हूं, तो B एक दूसरा सेट अगर मैं ले रहा हूं तो आप देख रहे हो कि मैंने B में एलिमेंट कौन से बताए हैं 1 3 5 7। अब आप देखिए A के तीनों एलिमेंट कौन कौन से, A के तीनों एलिमेंट 1 एक एलिमेंट है A का, 3 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है। गॉट इट। अब ये तीनों एलिमेंट अगर आप देखते हो तो ये B में प्रेजेंट है, प्रेजेंट है।
लेकिन आप देखिए बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में प्रेजेंट नहीं है। कौन सा है वो एलिमेंट? 7। तो बी में जो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे केस में ऐसा सबसेट क्या कहलाता है? आपका प्रॉपर सबसेट। ऐसा एलिमेंट क्या कहलाएगा? आपका प्रॉपर सबसेट। और यहां पर इक्वल्स टू क्या होगा? बी। क्यों? क्योंकि ए में 3 एलिमेंट है, बी में क्या है? 4 एलिमेंट। तो अगर इक्वल सेट्स की बात कब आएगी? जब आपके ए और बी दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम तो हो गए ही, लेकिन एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? सेम। अगर यहाँ 135 है और यहाँ भी 135 होता तो आप इसको इक्वल सेट्स भी बोल सकते थे। रिमार्क, अब ये रिमार्क आपके लिए एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत काम का है कि अगर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये रिमार्क आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो क्या है रिमार्क? इफ देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट इन ए व्हिच इज नॉट इन बी, देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। मतलब अगर कोई एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट ए का बी में नहीं है तो फिर वो क्या नहीं हो सकता? सबसेट नहीं हो सकता। बी में एक आध एलिमेंट ऐसा हो सकता है जो ए में नहीं होगा, बराबर, लेकिन ए में जो एलिमेंट्स है वो पूरे बी में होना चाहिए। अगर एक आध एलिमेंट उसमें से ऐसा है जो नहीं है बी में, तो आप ऐसे केस में उसको सबसेट नहीं बोल सकते। तो उसका रिप्रेजेंटेशन देखिए आप कैसा लिखा है कि ए इज नॉट इक्वल्स टू बी एंड ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट का मतलब है पूरा कंप्लीट सेट, उसके अंदर कितने भी सेट्स आ सकते हैं। इफ इन अ पर्टिकुलर डिस्कशन ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट ऑफ अ सेट से यू, देन यू इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट फॉर दैट डिस्कशन। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कोई सेट में कई सबसेट्स आ रहे हैं तो वो जो सेट है, मेन सेट, वो कहलाता है उन सभी सेट्स का यूनिवर्सल सेट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने और सिंपल करने के लिए आपको ये लिख के बताया है कि यू नो दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द सेट ऑफ इंटीजर्स z आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये किसके सेट है? रियल नंबर्स के सेट है। तो यहाँ पे आपका रियल नंबर का जो सेट है वो उन दो के लिए क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट। मतलब ये दो इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स कहलाएंगे। अब आते हैं हम ऑपरेशंस पे। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सेट क्या है, सेट को किन दो मेथड से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, सेट्स के टाइप का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया है। अब हम आगे कि हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं सेट्स में। जैसे मैं जनरल अलजेब्रिक ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं मैथ्स में, तो आप क्या बोलते हो कि ऑपरेशन कैन बी ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बराबर। तो यहाँ पे सेट्स पे भी हम ऐसे कई ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? तो पहला ऑपरेशन जो पढ़ रहे हैं हम सेट्स में, वो है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है? अगर ए एक सबसेट है किसी यूनिवर्सल सेट का, U का, एक यूनिवर्सल सेट है U, यूनिवर्सल सेट को जैसे मैंने बताया जनरली हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर U से। तो U एक यूनिवर्सल सेट है और A उसका क्या है? सबसेट। मतलब A के सभी एलिमेंट उस यूनिवर्सल सेट में है। तो यहाँ पर अब देखिए क्या बोला गया है कि then the set of all elements in U which are not in A is called the complement of the set A। जैसे मैंने बताया कि A के सभी एलिमेंट्स उस यूनिवर्सल सेट में अगर है तो A उसका सबसेट हुआ, बराबर। लेकिन यूनिवर्सल सेट में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो A में नहीं है, तो वो A का क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। और कॉम्प्लीमेंट को डिनोट किया जाता है किससे? कैपिटल A डैश से या A C, जहाँ पे C रिप्रेजेंट करेगा आपका कॉम्प्लीमेंट सेट A, यहाँ पे या तो डैश रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। जैसे यहाँ पे उस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को कैसे लिखा गया है वो मैं आपको
थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ। a dash equals to x is such that x belongs to u but x does not belongs to a, बराबर। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि a के एलिमेंट्स अगर यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है तो a हुआ उसका सबसेट, बट a के जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है उसके बाद जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बच गए हैं जो a में नहीं आए हैं तो वो उस सेट A का क्या कहला रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, एग्जांपल में देखिए मैंने यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया, X से। तो मैंने अभी पहले बोला है जनरली हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इट डजंट मीन कि U से ही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे U से रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो क्या ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता? हो सकता, क्योंकि हमने पहले ही क्लियरली मेंशन किया है कि सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी कैपिटल लेटर फ्रॉम A to Z। फिर जरूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सल सेट में U लिखना जरूरी है। तो अब एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट्स कौन कौन से है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक दूसरा सेट है A। दो सेट्स की यहाँ पे बात हो रही है, एक है यूनिवर्सल सेट, दूसरा है A। तो A में देखिए आप, A में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8, बराबर। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 4 6 8 तो ये पूरे एलिमेंट आपको यूनिवर्सल सेट में नजर आ रहे हैं, बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सेट A यूनिवर्सल सेट का सबसेट हुआ, बराबर। लेकिन अब आप देखो यूनिवर्सल सेट में कुछ नंबर्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको A में नहीं दिख रहे, बराबर। कौन से वो नंबर्स, 0 1 3 5 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बचे हुए एलिमेंट्स है ये उस सेट A का क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, जिसको डिनोट करेंगे हम A डैश से। अब इसी का रिप्रेजेंटेशन देखिए वेन डायग्राम से कैसा किया गया है। अब इसी का रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम से कैसे किया मैंने, तो एक बॉक्स बना लिया, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगुलर, एनी ज्योमेट्रिकल फिगर। अब मैंने U एक यूनिवर्सल सेट दिखाया वहां पे, और सर्कल में A जो दिखाया वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा कि उस यूनिवर्सल सेट के जो भी एलिमेंट्स है वो उस A में तो है, लेकिन अभी मैंने बताया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी है जो उस A में नहीं है, तो वो उस यूनिवर्सल सेट के क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। इसलिए उसको बाहर हमने क्या लिखा है, उसी को A डैश से। अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होता है आपका, A डैश। अब मैं उसका भी अगर कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल सेट A। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज ऑलवेज द ओरिजिनल सबसेट, बराबर। और किसी एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, एम्प्टी सेट मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लूंगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, सभी एलिमेंट। तो सभी एलिमेंट क्या हो गए आपके, यूनिवर्सल सेट हो गए। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, उसका वाइस वर्सा, मतलब एम्प्टी सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें सभी एलिमेंट्स आ गए। अब सभी एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बच गए, तो बचा तो कोई भी नहीं, इसलिए वो क्या हो गया, नल सेट। नल सेट का ही दूसरा नाम क्या है, एम्प्टी सेट। तो अब अगर हम और आगे आते हैं तो हमने अभी ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ना चालू किया, जिसमें हमने पहला ही ऑपरेशन पढ़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। जिस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में मैं फिर से आपको ब्रीफ एक बार बता दूं, तो आपने क्या पढ़ा कि A अगर सबसेट है किसी, तो A के सभी एलिमेंट्स उस यूनिवर्सल सेट में तो है, लेकिन जो एलिमेंट्स बच गए हैं उस यूनिवर्सल सेट के, वो उस A सेट का क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। अब सेकेंड ऑपरेशन जो है सेट्स में, वो है आपका यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन, यूनियन का मतलब आप समझते हो, यूनियन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब यूनिटी, एकता। अब यहां देखिए, अब यूनियन ऑफ अ सेट्स की बात हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स की बात हो, मतलब एक से ज्यादा सेट्स की बात होनी ही है।
क्यों होनी है एक से ज्यादा सेट्स की बात? आप ऑपरेशंस पढ़ते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन अगर आपको करना है तो हाउ मेनी नंबर्स आर रिक्वायर्ड? मिनिमम 2, 2 नंबर तो होना ही चाहिए एडिशन करना है तो। 2 से आगे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने होना चाहिए? 2 होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर मैंने एक ही नंबर बोला आपको 5, क्या आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? अरे ये 5 का मल्टीप्लिकेशन किससे करना है ये पता है क्या हमें? नहीं। तो यहाँ पे भी ऑपरेशंस में भी ऑपरेशन की जहां बात आ गई तो वहां पे नंबर ऑफ सेट्स की बात आ गई। तो अब यूनियन ऑफ सेट्स में भी अगर मैं बात करूं, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सेट्स में आपके ऑपरेशन कर रहे हो अगर आप, तो सेट के नाम मैटर करेंगे, बट सेट्स मैटर करेगी कि कितने सेट्स है। जैसे यहाँ पे देखिए ए और बी 2 सेट्स है, तो यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी क्या होगा? उसका यूनियन। अब यूनियन का मतलब ऐसा होता है कि सेट ए और सेट बी में जो आपके कॉमन एलिमेंट्स है, जो आपके कॉमन एलिमेंट्स है और वो उनको सभी को लिख के तो उसको बोलते हैं हम ए यूनियन बी। जैसे यहाँ पे लिखा है ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब एक्स एक ऐसा सेट है आपका जिसमें है 1 2 3 4, बी एक ऐसा सेट है जिसमें है आपका 1 3 4 5। तो आपका ए यूनियन बी क्या बनेगा? 1 2 3 4 5, मतलब ए के पूरे एलिमेंट, बी के पूरे एलिमेंट, और जो एलिमेंट कॉमन है दोनों में वो एक ही बार लिखा जाएगा। और ये दोनों सेट्स का यूनियन अल्टीमेटली क्या कहलाएगा? आपका यूनिवर्सल सेट, मतलब जिसमें पूरे एलिमेंट्स आ गए। जैसे ए में कुछ एलिमेंट्स नहीं थे, बी में कुछ एलिमेंट्स ए के नहीं थे, लेकिन जब आपने यूनियन किया, उनको साथ में लाया, तो वो जो नया सेट आपको दिखा और मिला वो उन दोनों का क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट, जिसमें आपके सभी सेट्स के एलिमेंट आ गए हैं। तो इस पे यूनियन ऑफ सेट्स पे भी कुछ प्रॉपर्टीज बनाई गई है। जैसे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ऐसी प्रॉपर्टी को नाम दिया उन्होंने कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। मतलब इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको अलजेब्रा से कोरिलेट करके बताता हूँ। आप 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, रिजल्ट बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। दोनों केसेस में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 5। 2 + 3 करोगे तो भी आंसर 5 ही आएगा, या 3 + 2 लिखोगे तो भी आंसर क्या आएगा आपका? 5। तो वैसे ही यूनियन ऑफ सेट्स में आप ए यूनियन बी लिखो, यूनियन का रिप्रेजेंटेशन, या बी यूनियन ए लिखो, आपका यूनिवर्सल सेट सेम ही आना है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को उन्होंने क्या नाम दे दिया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी उन्होंने इसमें से क्या बनाया है वो देखते हैं। A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। अब इसमें उन्होंने क्या किया? अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कितने सेट से? 3। कौन कौन से? A B C, बराबर। अब यहाँ पे मैं A को, B को, C को किसी भी दूसरे के साथ एसोसिएट करूं, मेरा रिजल्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि यूनियन ऑफ सेट्स में हम सभी सेट्स के एलिमेंट्स को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको एक बार लिखते हैं, जो तीनों सेट्स में अलग अलग है उसको भी लिखते हैं। तो अल्टीमेटली मिलने वाला सेट कौन सा हुआ आपका? मिलने वाला सेट हुआ यूनिवर्सल सेट। और ये प्रॉपर्टी को उन्होंने नाम क्या दे दिया? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो, एसोसिएट कर रहे हो। जैसे ए और बी का एसोसिएशन था, यूनियन था, और उनके साथ फिर सी का एसोसिएशन था, और उसी को अगर मैंने ऐसा किया, बी का झगड़ा हुआ है ऐसे, उसको अलग किया, बी को सी के साथ जोड़ दिया, तो ए अलग भी है तो भी वो तीनों मिलके एसोसिएट ही हो रहे हैं, तीनों का एसोसिएशन ही बन रहा है। तो ऐसे केसेस में भी आपको मिलने वाला जो सेट है वो क्या है? यूनियन, तो यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट उन्होंने प्रॉपर्टी क्या डिफाइन की है कि अगर किसी सेट का यूनियन ले रहा हूं मैं अगर किसी नल सेट से, तो ऑब्वियस है वो सेट ही मिलेगा मेरे को खुद। जैसे ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4,
और फाई क्या है, एम्प्टी सेट, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका जब आप यूनियन लोगे तो यूनियन क्या मिलेगा, 1 2 3 4। यूनिवर्सल सेट क्या मिलेगा, 1 2 3 4। और 1 2 3 4 इटसेल्फ आपका कौन सा सेट था, ए सेट, बराबर। तो ऐसे केस को उन्होंने नाम दिया आइडेंटिटी फॉर यूनियन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी उन्होंने यूनियन ऑफ सेट्स में ये बनाए कि अगर किसी सेट का यूनियन उसी सेट से करते हो तो वो सेट ही आएगा। ऑब्वियस है ये भी, अगर ए में 1 2 3 4 है और उसी का यूनियन 1 2 3 4 से ही लिखूंगा मैं, तो वो 1 2 3 4 ही सेट बनना है मेरा। गॉट इट। तो 1 2 3 4 मतलब क्या हुआ, आपका सेट ए हुआ। अब किसी सेट का यूनियन, किसी सेट ए का यूनियन अगर आप उस सेट के कॉम्प्लीमेंट से करते हो तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, वो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। मतलब इसको अगर मैं रिवर्स बोलूं आपको कि अगर एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर, और एक सेट है ए जो है 2 4 6 है, तो अब 2 4 6 सेट उस यूनिवर्सल सेट में है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स है। तो उसके अलावा जो एलिमेंट्स है वो उसके क्या हो गया उस सेट का, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। ऐसे केस में जब आप किसी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का यूनियन किसी उसी सेट के साथ लेते हो उसके, तो जो रिजल्ट आपको आएगा वो आएगा यूनिवर्सल सेट। गॉट इट। अब नेक्स्ट, जैसे A इज द सबसेट ऑफ B, अगर A कोई सबसेट है किसी सेट B का, तो A यूनियन B क्या मिलेगा आपको, B मिलेगा, बराबर। नेक्स्ट, अगर यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर आप A से लेते हो तो यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा आपको, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली कंबाइन कर रहे हैं उनको। यहाँ पे B क्यों मिल रहा, अब आपके दिमाग में आना चाहिए ये क्वेश्चन कि A यूनियन B में कोई B क्यों मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि वहां पे कंडीशन क्या बोला गया है कि A सेट B का क्या है, सबसेट, मतलब A के सभी एलिमेंट्स B में है, बराबर। A के सभी एलिमेंट्स B में है और हो सकता है कुछ एलिमेंट्स B के ऐसे हो जो A में ना हो। जब आप यूनियन लेते हो तो आप दोनों सेट के पूरे एलिमेंट को लेते हो, जो कॉमन आ रहे हैं उनको एक ही बार लिखते हो, तो अल्टीमेटली वो सेट B ही होगा वो। और नेक्स्ट एट्थ प्रॉपर्टी है, अगर A सबसेट है A यूनियन B का, तो B भी क्या होगा, सबसेट होगा A यूनियन B। ये भी ऑब्वियस है कि अगर आप A यूनियन B कर रहे हो मतलब आपके पूरे एलिमेंट्स आ गए A और B के, तो A और B के पूरे एलिमेंट्स आ गए, इसका मतलब A उसका सबसेट होगा। वैसे ही अगर B का करोगे तो B उसका सबसेट हो जाएगा। तो तीसरा सेक्शन, अब इंटरसेक्शन ज्योमेट्रिकल टर्म है, आपको पता है इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्शन मतलब दो लाइंस का या दो चीजों का मिलना एक जगह पर, बराबर। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all elements which are both in A and B and is denoted by A intersection B। मतलब फॉर एग्जांपल A एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है आपके 2 3 4 5 6, से फॉर एग्जांपल B एक सेट है, B सेट में अगर आपके एलिमेंट्स है 2 3 9 10 11, अब A और B सेट में कॉमन एलिमेंट्स जो है वो कहलाते हैं आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये दो एलिमेंट्स दोनों ही जगह पे क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे, आ रहे हैं। तो ऐसे केस में उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम, एक सर्कल में सेट A रिप्रेजेंट करते, दूसरे सर्कल में सेट B रिप्रेजेंट करते, और जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है उसको इंटरसेक्शन से दिखा के दोनों सर्कल्स को, तो वो बीच के पोर्शन को आप, अगर आपको ध्यान होगा, याद आ रहा होगा, तो बीच के पोर्शन को आप रिप्रेजेंट करते हो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन पे भी उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बनाई है जैसे यूनियन में बनाया था। अब इंटरसेक्शन में भी कुछ प्रॉपर्टीज जो बनाई है वो ऑलमोस्ट इसी तरीके की है। जैसे वहां पे था A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A, बराबर। अब इंटरसेक्शन में क्या हो गई वही प्रॉपर्टी, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, बराबर है। चाहे आप A इंटरसेक्शन B लिखो या B इंटरसेक्शन A लिखो, रिजल्ट क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को वहां पे भी नाम दिया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
यहाँ पे भी क्या नाम दिया है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ही, बराबर। जैसे 2+3 लिखो या 3+2 लिखो या 2×3 लिखो या 3×2 लिखो, रिजल्ट डिफर कर रहा है क्या? रिजल्ट कहीं पे भी डिफर नहीं कर रहा है, रिजल्ट इन बोथ द केसेस विल बी सेम। गॉट इट? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, उसी को उन्होंने क्या लिखा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब यहाँ पे फिर से उन्होंने क्या किया, A का B के साथ झगड़ा हुआ, B बोलता है मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, मैं C के साथ रहना चाहता हूँ, तो वो C के साथ भी जुड़ गया, तो भी A उनके साथ एसोसिएट हो ही रहा है। तो ऐसे केस में ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। और अगर किसी नल सेट का इंटरसेक्शन अगर आप किसी ए सेट से करते हो या कोई भी सेट से कर सकते हो, नाम आप कोई भी दे दीजिए, बी सी डी एक्स वाई जेड, तो उसका रिजल्ट आपको हमेशा क्या मिलेगा, नल सेट ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ए सेट में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो नल सेट और ए सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है आपको, नल सेट ही मिल रहा है। और किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करते हो, तो उस केस में आपका इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट क्या बनेगा, नल सेट ही बनेगा। तो नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन ए, अगर किसी सेट का इंटरसेक्शन उसी के साथ करने जाओगे तो वो सेट ही मिलेगा, क्योंकि एक सेट को अगर आप दो बार लिख रहे हो तो दोनों सेट में एलिमेंट सेम ही है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट ही हम लेते हैं। तो कॉमन एलिमेंट अगर मैं लेता हूं तो पूरे एलिमेंट कॉमन हो गए, तो पूरे एलिमेंट कॉमन अगर हो गए हैं तो पूरे एलिमेंट कॉमन है, तो इसका मतलब वो सेट ही हुआ खुद। नेक्स्ट, अगर ए सबसेट है किसी सेट बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा। पिछले केस में थोड़ा सा उल्टा था, पिछले केस में क्या मिला था आपको, बी मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वहां यूनियन की बात हो रही थी, वहां जोड़ने की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। तो जो कॉमन टर्म्स ए और बी में है, ए सबसेट है अगर बी का, मतलब ए के पूरे एलिमेंट बी में है, तो वो बी के लिए कॉमन एलिमेंट हुए, तो वो सेट ए ही हुआ उसका इंटरसेक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, अगर किसी यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए सेट से करोगे तो ए सेट ही आएगा। ऑब्वियस है, यूनिवर्सल सेट में पूरे एलिमेंट है और इंटरसेक्शन ऑफ द सेट में ए है, ए के साथ उसका इंटरसेक्शन है, तो उसका रिजल्ट ए ही आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी करते हो अगर, और उसको आप ए का सबसेट बोल सकते हो, और ए इंटरसेक्शन बी अगर करते हो तो उसको बी का सबसेट बोल सकते हो। तो इस प्रॉपर्टीज है। और एक है आपका डी मॉर्गन्स लॉ, जो आप पढ़ चुके हो। तो डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली ये दो रिलेशन बताता है कोई भी दो सेट्स के लिए। अब यहाँ मैंने उन सेट्स को नाम दिया ए एंड बी, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको ए और बी से ही रिप्रेजेंट करो, आप उसको कोई भी दो नाम दे सकते हैं। यहाँ पे फॉर एनी टू सेट्स एक्स एंड वाई भी लिख सकता था मैं, फॉर एनी टू सेट्स सी एंड डी भी लिख सकता था। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, मतलब अगर आप किसी दो सेट का यूनियन ले रहे हो तो दो सेट का यूनियन क्या मिलेगा आपको, पूरे एलिमेंट्स का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेने जाओगे तो बचे हुए एलिमेंट्स, तो कोई एलिमेंट बचा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि आपका सेट ए जो है उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन किसके साथ, सेट बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। दोनों का मीनिंग एक ही है। आप किसी क्वेश्चन को उठा के देखिए और किसी क्वेश्चन में आप क्या करिए, ए यूनियन एक ए सेट बनाइए, एक बी सेट बनाइए, वहां पे आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लीजिए और वहां उसके बाद सेपरेटली उसको वेरीफाई करने के लिए ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट लो, बी का कॉम्प्लीमेंट लो इंडिविजुअली और उनका इंटरसेक्शन करके देखो, तो आपको क्या मिलेगा, यही रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड इंटरसेक्शन के केस में उसको उल्टा हो जाएगा यूनियन। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है। डिसजॉइंट सेट पे, डिसजॉइंट नाम ही बता रहा है कि यहाँ पे सेट्स जॉइंट नहीं हो रहे, क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, बराबर। अब अलग अलग हो रहे मतलब डिसजॉइंट हो रहे,
तो अलग अलग कब हो गए सेट? जब ए और बी दो सेट्स डिसजॉइंट कब कहलाएंगे? जब दोनों में कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होगा? कॉमन नहीं होगा। कॉमन नहीं होगा तभी वो डिसजॉइंट हुए ना, अलग अलग हो गए ना। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे आपके सामने, ए अगर कोई सेट है जिसमें 1 3 5 7 9, बी अगर कोई सेट है जिसमें 2 4 6 8 10, तो आप देखिए ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्या? नहीं है। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन बोलूं क्या होगा? इंटरसेक्शन क्या होगा? नल सेट। क्योंकि इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है? कि दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो गया? नल सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस का मीनिंग आप समझते हो? डिफरेंस ऑफ सेट का मीनिंग क्या है उस पर बात करते हैं। The difference of set A and set B is the set of elements which are in A but not in B and is denoted by A minus B। इसका मतलब अगर कोई एक सेट है A, कोई एक सेट है B, तो A के जो एलिमेंट्स है, ए सेट के जो एलिमेंट्स है वो बी में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सेट्स कहलाएंगे आपके डिफरेंस ऑफ सेट। तो आप ये बोल सकते हो, आपने अभी जो ऊपर देखा डिसजॉइंट सेट, तो वहां पे डिफरेंस ऑफ सेट भी आ गया। क्यों आया डिफरेंस ऑफ सेट? क्योंकि वहां पर ए के एलिमेंट बी में नहीं थे, बी के एलिमेंट ए में नहीं थे, तो देयर एग्जिस्ट डिफरेंस ऑफ सेट्स। जहां पे सेट्स में क्या है? डिफरेंस है। तो उसका रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे किया है। a माइनस बी इक्वल्स टू वेरिएबल x is such that x belongs to a but x does not belongs to b। इसी को ही अगर मैं b माइनस ए लिखूं तो क्या हो जाएगा? b माइनस ए is a set such that y belongs to b but y does not belongs to a। इस पर से भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बनाए गए हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। तो n यूनियन n, a यूनियन b, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हर सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं तो वो एलिमेंट्स काउंटेबल है, नंबर्स है उनके। जैसे 1 2 3 4 एक सेट है a, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 4 है। तो n ऑफ a यूनियन b का रिलेशन होता है, रिजल्ट होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अगर a और b कोई डिसजॉइंट सेट से, तो वहां पे n ऑफ a यूनियन b क्या होगा? n ऑफ a प्लस n ऑफ b। वहां पे इंटरसेक्शन 5 होगा तो 0 हो गया, तो वो हट गई टर्म वहां से। अगर n ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो ये होगा आपका n ऑफ a, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। मतलब आप किसी सेट a का किसी सेट b के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हो तो उससे आपको जो एलिमेंट मिलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और अगर आप a इंटरसेक्शन b कर रहे हो तो उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, अगर आप उनको दोनों को ऐड करोगे तो आपके ओरिजिनल सेट a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। ये रिलेशंस मैंने एक एक रिलेशंस आपको यहाँ पे लिख के दिया है, लेकिन इसको सॉल्व करके नहीं बता सकते ड्यू टू कंसीडरेशन ऑफ टाइम। बट थ्योरेटिकली करके देखोगे तो आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन आता है इन रिलेशन से तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। नेक्स्ट, n number of elements of a complement intersection b plus number of elements of a intersection b, वो हमेशा क्या हो गया? आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b सेट ही आएगा। मतलब आपने किसी a सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया, बराबर, और एक सेट लिया b, उनका इंटरेक्शन किया, तो जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो होंगे उनका इंटरसेक्शन। अब एक आएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक आया उनके इंटरसेक्शन में कॉमन, 2 हो गए तो 2 आएंगे। सेम ऐसे ही a इंटरसेक्शन b किया तो जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे आपको कॉमन, वो उसका इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन दोनों एलिमेंट्स को जब आप
ऐड करोगे तो जब आप उनको ऐड करोगे तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मिलेंगे रिजल्ट में का रिप्रेजेंटेशन कर रहे होगे। गॉट इट? तो सेम ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी है n ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट और ऑफ इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू n ऑफ a यूनियन b फॉर एनी सेट a b c। यानी कोई भी सेट्स के लिए अगर आप ये रिलेशन वेरीफाई करके देखोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट कि इनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एडिशन आपके a यूनियन b के बराबर आएगा। सेम नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट केस में n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, तो इसको लिखा जाता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब ये चीज जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपको ये रिलेशन आपके आंखों के सामने ये पिक्चर नहीं दिखेगा। ये लिखा जो है ये लिखा है कहीं ना कहीं से आया है, उसके बेसिस पे बना है। आप सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्टली कैसे आया, तो ये डायरेक्टली नहीं आया है। इसको आप अगर सॉल्व करके देखो, कोई भी एक 3 सेट्स अज्यूम कर लो अपने अकॉर्डिंग, एक सेट लो A, एक सेट लो B, एक सेट लो C। आप एलिमेंट्स उसमें अपने हिसाब से लिखो। एलिमेंट्स लिखने के बाद राइट हैंड साइड का एनालिसिस करो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा आंसर, दैट इज A यूनियन B यूनियन C। और उसमें जितने एलिमेंट्स है आपको यहाँ पे उन सभी एलिमेंट्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन फाइनल उतना मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन पावर सेट। अब बात आ रही है यहाँ पे पावर सेट की। सेट हो गया, सेट के परिवार के पूरे सदस्य के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हर परिवार में एक मुखिया होता है, बराबर, जो उस परिवार को लीड करता है। तो वैसे ही सेट में अब पावर सेट क्या है देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ A and is denoted by P of A। मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, किसी गिवन सेट के, जैसे एक यूनिवर्सल सेट है, उसकी जितने भी सबसेट्स है तो वो सभी सबसेट्स उस सेट के कहलाएंगे पावर सेट। तो यहाँ पे लिखा है thus every element of a power set A is the set। मतलब अगर इन जनरल मेरे को इसका रिप्रेजेंटेशन करना है तो मैं कैसे करूँगा। देखिए, अगर कोई एक सेट है A, मैंने अभी बताया, तो अब वो सेट में कुछ एलिमेंट्स है। अब एलिमेंट्स कौन से हैं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ कि एलिमेंट्स कौन से हैं। मैं बात क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट को मैंने रिप्रेजेंट किया किससे, M से। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, पावर सेट जो होगा उस सेट से, उस सभी सबसेट्स का जो सेट बनेगा जिसको आप पावर सेट बोल रहे हो, तो उस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 raised to the power m। m क्या है आपके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A। जैसे अगर 3 एलिमेंट्स है सेट A में, तो पावर सेट में आपके कितने सबसेट्स बनेंगे। पावर सेट मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। मतलब आप देखिए 2 raised to the power 3 कितना हुआ, 8। मतलब आपके पावर सेट कितने बने, 8 बने, मतलब उसमें 8 एलिमेंट आ गए। अब आप देखिए कैसे होगा वो, मैंने क्या बोला, एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, बराबर। अब 1 2 3 में से एक एलिमेंट 1 कर लो, वो एक सेट सबसेट बन गया। एक एलिमेंट 2 कर लो, वो एक सबसेट बन गया। एक एलिमेंट 3 कर लो, वो एक सबसेट बन गया। एक एलिमेंट 1 2 कर लो, वो एक सबसेट बन गया, 4। एक एलिमेंट 2 3 कर लो, वो एक सबसेट बन गया, 5। एक एलिमेंट 3 1 कर लो, वो एक सबसेट बन गया, एक हो गया 5। क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट मैं नहीं लेता उस सेट का तो वो उसका सबसेट हो गया 7। और तीनों एलिमेंट ले लो, वो भी एक सबसेट हो जाएगा उस सेट का। तो कितने एलिमेंट हो गए, हुए 8।
कितने बन रहे हैं आपके पावर सेट्स के एलिमेंट? 8 बन रहे हैं ना, तो ऐसे सभी सेट के सबसेट को बोला जाता है पावर सेट्स। ठीक है, तो अब जितना अभी हमने पढ़ा है सेट्स के बारे में, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़े से न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये आपके ऐसे टॉपिक्स है जिसमें एक बार आपको चीजें क्लियर हो गई तो मैंने जैसे बताया कि कुछ चैप्टर्स आइसिंग ऑन द केक होते हैं आपके सीईटी में। जैसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए एक सेट है वेयर x इज सच दैट x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू z, एंड b इक्वल्स टू, b is a set where x is such that x belongs to 2n, x equals to 2n and n belongs to z। अब आप अगर मैथ्स की बात करो तो मैथ्स में आप z को रिप्रेजेंट करते हो इंटीजर्स। क्या रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में z को? इंटीजर्स, बराबर। अब आपको यहाँ पे क्या बोला है फाइंड करने के लिए कि a यूनियन b क्या होगा, बराबर। a यूनियन b क्या होगा? अब यूनियन का मतलब बताया मैंने, यूनियन का मतलब क्या हुआ? सेट A के जो एलिमेंट्स है, सेट B के जो एलिमेंट्स है, दोनों में कॉमन जो होंगे वो एक बार लिखे जाएंगे और अनकॉमन जो होंगे वो साथ में लाए जाएंगे। तो कॉमन अनकॉमन सभी को साथ में लाएगा तो वो कहलाएगा आपका A यूनियन। अब आपको चार ऑप्शन यहाँ पे दिए है। पहला है n, मतलब इनका रिजल्ट जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन दिया है कि इनका रिजल्ट जो आएगा ए यूनियन बी का वो इंटीजर होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन दिया है इनका रिजल्ट जो होगा वो रियल नंबर होगा। डी, नन ऑफ दिस, कि कुछ भी नहीं होगा। तो ए यूनियन बी करते हैं, तो ए यूनियन बी क्या होगा? एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, बराबर। दोनों को हमने साथ में लाए। अब यहाँ पे देखिए 2n प्लस 1, सेट A में x इक्वल्स टू है, सेट B में x इक्वल्स टू क्या है? 2n, और दोनों जगह n क्या है? इंटीजर। तो अगर मैं n की वैल्यू मान लीजिए 0 रखता हूँ तो पहले सेट का एलिमेंट क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1। n की वैल्यू सेट B में 0 रखता हूँ तो 2 इंटू 0 0। फिर से मैं अगर n की वैल्यू 1 रख दूंगा तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3। यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखोगे बी सेट में तो 2 इंटू 1 क्या होगा? 1, सॉरी 2 इंटू 1 2। तो आप देखिए आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो इंटीजर ही मिल रहा है। आपको रिजल्ट जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? इंटीजर ही मिल रहा है। आप माइनस वैल्यू भी रख के देखिए, n की वैल्यू अगर आपने -1 रखी तो 2 इंटू -1 प्लस 1, तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 -1। तो n की वैल्यू यहाँ पे -1 रखोगे तो 2 इंटू -1 -2। तो आप देखिए दोनों जगह आपको x की जो वैल्यू मिली वो प्लस मिल रही है या माइनस मिल रही है। मतलब आपका जो रिजल्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंटीजर्स, बराबर। इसलिए जो आपका ऑप्शन है आंसर वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन। अब बी ऑप्शन क्यों आया? मैं पहले ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही क्लियर कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में ये है कि इंटीजर्स। अभी हमने पढ़ा, देखो मैथ्स में अगर नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर फ्रॉम 1, होल नंबर बोले तो काउंटिंग नंबर अलोंग विद 0। इंटीजर्स अगर मैं बोलूं तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद 0। तो x यहाँ पे किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो इंटीजर में मैं अगर n की वैल्यू माइनस रखता हूँ तो जो आंसर आ रहा है आपका वो इंटीजर ही आ रहा है। गॉट इट? अगर मैं यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता तो आपका जो आंसर आता था वो नेचुरल नंबर आता था, तो उस केस में आपका आंसर होता था ऑप्शन ए। गॉट इट? सेकेंड क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन में ए एक सेट है जहां पे x इज सच दैट x equals to 4n where x belongs to z, and b is such that where x equals to 6n। और दोनों ही केसेस में x किसको बिलोंग कर रहा है?
किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को। बट यहाँ पे हमको क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे हमको क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट में क्या हो, कॉमन हो, बराबर। तो ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट में कॉमन हो, तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हो गए वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ सिंपल सी बात करते हैं, अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हो तो यहाँ पे आपको x पहला एलिमेंट क्या मिलेगा उस सेट A का 4, सेट B का पहला एलिमेंट क्या मिलेगा 6। अब x की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, वहां क्या मिलेगा 12 मिलेगा, बराबर। अब n की वैल्यू अगर आप 3 रखते हो तो सेट A में वो तीसरा एलिमेंट क्या बन जाएगा 12, सेट B में तीसरा एलिमेंट क्या बनेगा 18, बराबर। ऐसे सो ऑन। अब आप माइनस वैल्यूज भी रख सकते हो, n की वैल्यू, n बिलोंग्स टू इंटीजर बोल रहा है तो आप n की वैल्यू -1 -2 कुछ भी रख सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो n क्या मिल रहा है, x क्या मिल रहा है आपको मल्टीपल ऑफ 4। सिमिलरली बी सेट में x क्या मिल रहा है मल्टीपल ऑफ 6। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन है। अब यहाँ देखिए आप 4, 8, 12, 16, 20, 24 सो ऑन चलेगा, जैसे जैसे आप n की वैल्यू चेंज करोगे। सिमिलरली सेट बी में जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज करोगे तो क्या मिलेगा 6, 12, 18, 24। अब दोनों में देखिए आप, दोनों में जो एलिमेंट्स आपके कॉमन होंगे वो उसका इंटरसेक्शन होगा। तो देखिए दोनों में ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो दोनों के टेबल में आते हैं, तो देखिए आता है आपका 12 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है, बराबर। 12 के बाद अगर मैं जाता हूँ तो 16 4 के टेबल में है लेकिन 6 के टेबल में नहीं है, 18 4 के टेबल में नहीं है लेकिन 16 के टेबल में है। तो ये हमारा नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है उसका आंसर कि मल्टीपल ऑफ 12, जैसे 4 के टेबल में 12 भी आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर लेते हैं आप 24, 4 के भी टेबल में आता है, 6 के टेबल में भी आता है। नेक्स्ट नंबर अगर आप लेते हो 24 के बाद तो वो होगा आपका 36, 4 के टेबल में भी आ रहा है और 6 के टेबल में भी आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी कि x इज सच दैट x इक्वल्स टू 12n। जैसे मैंने अभी बताया, आपने 1 वैल्यू रखे अगर तो 12 इंटू 1 12, तो 12 4 के भी टेबल में है, 6 के भी टेबल में है। n की वैल्यू 2 रखते हो तो 12 इंटू 2 24 आपके 4 के टेबल में भी आ रहा है और 6 के टेबल में भी आ रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। कैसे होगा वो अभी आपको मैंने बताया है। अब आते हैं एक दूसरे इस पे। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे अभी जो हमने प्रॉपर्टीज देखे थोड़ी देर पहले, यहाँ पे उन प्रॉपर्टीज का खेल है। मैंने बताया जैसे आपको कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपके सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस में कि जिसमें नो लॉजिक ओनली मैजिक, बराबर, मतलब जिसमें प्रॉपर्टीज का खेल है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो क्या बोल रहे हैं यहाँ, ए और बी दो एक सेट से जिसमें ए यूनियन बी क्या है, ए है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला ही था ये चीज कि ए एक ऐसा सेट है जिसका यूनियन अगर मैं किसी दूसरे सेट के साथ ले रहा हूं, इसका मतलब ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आ गए उस सेट में, बराबर। अब दोनों के एलिमेंट्स आ गए, इसका मतलब वो यूनियन जो मिला मेरे को उसका वो खुद एक ए सेट हुआ क्योंकि ए के पूरे एलिमेंट है वहां पर, बराबर। अब बोला क्या हमको, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। अगर ए यूनियन बी ए के बराबर है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। तो यहाँ देखिए ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए, और हम बोल रहे हैं कि बी सबसेट है ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर। क्यों,
क्योंकि जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन है वो आप ले रहे हो, तो दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन है वो जब मैं ले रहा हूं तो इसका मतलब है मेरे ए के तो पूरे एलिमेंट मैंने बी में है ये बोला है, या बी के पूरे एलिमेंट ए में है इस केस में, तो बी के पूरे एलिमेंट ए में है तो जब उसको इंटरसेक्शन करूंगा तो मेरे को सेट बी तो मिलना ही मिलना है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, मतलब बी ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या आएगा, बी आएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इक्वल्स टू 10 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इक्वल्स टू 6 and number of elements of set C equals to 5 for 3 disjoint sets A, B, C, then number of elements of A union B union C equals to। अब क्वेश्चन ऐसा है कि आपको 3 सेट दिए हुए हैं, कौन कौन से है वो 3 सेट, उन सेट्स का नाम है A, B, C, और ये तीनों क्या है, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। अगर आपको याद होगा डिसजॉइंट सेट्स पढ़ा है हमने अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, बराबर, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, अगर आपको याद होगा तो मैं फिर से वो फॉर्मूले की तरफ जाता हूं। ये देखिए, अब यहां देखिए तो फॉर्मूला क्या है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी माइनस number of elements of A intersection B minus number of elements of B intersection C minus number of elements of A intersection C plus number of elements of A intersection B intersection C। अब डिसजॉइंट सेट अभी पढ़ा था, मैं फिर से आपको उस पर लेके जाता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो डिसजॉइंट सेट्स में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं सेट्स के, ये जो एलिमेंट्स है सेट के वो कॉमन नहीं होते हैं, बराबर, कॉमन नहीं होते तो उसका इंटरसेक्शन क्या आता है, 5 आता है, बराबर। अब इंटरसेक्शन 5 आता है तो मेरी इंटरसेक्शन वाली पूरी टर्म्स उस फॉर्मूले से हट गई, इंटरसेक्शन वाली पूरी टर्म्स उस फॉर्मूले से हट जाएगी, तो मेरे पास सिंपल सिर्फ क्या बचेगा उस फॉर्मूले में, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c। आप अच्छे से वो फॉर्मूले को अगर ऑब्जर्व किया होगा आपने तो n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c के बाद सभी टर्म्स जितनी भी थी वो इंटरसेक्शन की थी। और किसी भी डिसजॉइंट सेट्स का इंटरसेक्शन क्या आता है, नल सेट आता है। नल सेट का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट, मतलब है उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वो सभी की वैल्यूज मैंने यहाँ पुट नहीं किया। अगर मैं पुट करूंगा तो सभी की वैल्यू 0 0 होगी, तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 6 प्लस 5, तो योर आंसर विल बिकम 21, जो है आपका कौन सा, ऑप्शन ए। गॉट इट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो अपन डायरेक्टली भी क्वेश्चन देख के कर सकते थे, बराबर, अगर आपको रिलेशन ध्यान में था तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, हाँ, बट अगर मान लीजिए यहाँ पे डिसजॉइंट सेट वर्ड यूज नहीं होता और कोई दूसरा रिलेशन होता तो फिर उस केस में आपका आंसर 21 नहीं हो सकता था, उस केस में आपका आंसर वेरी हो सकता था। यहाँ पे आपका आंसर 21 इसलिए आपको समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका n ऑफ a यूनियन b यूनियन c बोला है और वो तीनों सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स बोला है। तो डिसजॉइंट सेट्स बोला है तो उस केस में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली उन तीनों का ही एडिशन होगा। अगर डिसजॉइंट सेट नहीं होता तो उस केस में आपको वो सभी एलिमेंट्स के हिसाब से, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के 10 बोले तो आपको 10 एलिमेंट लिखने पड़े होते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी 6 बोला है तो वो 6 एलिमेंट्स लिखने होते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी बोला है तो वो लिखने होते थे, फिर आपको उस पे से रिलेशन बनाना पड़ा होता था। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर क्या आया, आते हैं नेक्स्ट।
बोला है कि ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है x, y, देन पावर सेट ऑफ ए इज पावर सेट। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किए थे पावर सेट्स की, अगर आपको याद होगा तो। पावर सेट मतलब क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ दैट सेट। मतलब इस सेट के आप कितने सबसेट बना सकते हो वो कहलाएंगे उसका पावर सेट। तो मैंने बताया था कोई भी सेट के सबसेट कितने बनेंगे वो हमको कैसे पता चलता है? क्या था उसका फॉर्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 2, बराबर। सेट ए में कितने हैं बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 2। तो आपके पावर सेट का फॉर्मूला क्या था? 2 रेज़ टू द पावर m, बराबर। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यहाँ m से डिनोट किया, तो यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 2 कितने एलिमेंट्स हुए? पावर सेट कितने बनेंगे? यानी ये सेट ए के सबसेट्स कितने बनेंगे? 4, और वो 4 सबसेट्स कहलाएंगे उस ए सेट का पावर सेट। अब यहाँ देखो, आपको डायरेक्टली ही समझ में आ जाना चाहिए। ऑप्शन देखो, पहले इसमें 2 ही ऑप्शन है, तीसरे इसमें 3 एलिमेंट है, 3 सेट है, चौथे इसमें 3, सॉरी सेकंड इसमें 1, तीसरे वाले इसमें 3 सबसेट है, चौथे वाले के इसमें 4 सबसेट है। तो कौन सा बनेगा? कौन सा होगा पावर सेट? क्लियरली दिख रहा है मेरे को क्वेश्चन से, ऑप्शन डी। कौन सा होगा पावर सेट? ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि अभी बताया मैंने 2 रेज़ टू द पावर m। 2 रेज़ टू द पावर m का मतलब क्या हो गया? 2। m की वैल्यू क्या हुई? 2, क्योंकि सेट a में कितने एलिमेंट्स है? 2 ही एलिमेंट है। तो 2 रेज़ टू द पावर 2 कितना होता है? 4। तो पावर सेट जो बनेगा इस सेट a से, तो कौन से 4 सेट्स बनेंगे? एक बनेगा नल सेट, एक x खुद रहेगा सबसेट, एक y खुद रहेगा सबसेट, और एक रहेगा x, y रहेगा सबसेट खुद। तो 4 सेट बन रहे। तो इस सेट ए से 4 सबसेट बन रहे, तो ये 4 सबसेट उस सेट ए का क्या कहलाएंगे? पावर सेट। मतलब ए उसका क्या कहलाएगा? पावर सेट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका आंसर के हिसाब से? ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द सेट्स ए। अब कुछ सेट्स दिए आपको, ए बी सी, 3 सेट्स दिए। अभी मैंने बोला कि सेट कैन बी एनी नंबर्स, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं सेट्स, ए बी सी डी ई, जितने चाहे। अब यहाँ पे 3 सेट्स की बात हो रही है। पहला सेट है आपका 1 2 3, सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है 3 4। सेट सी है जिसके एलिमेंट्स है 4 5 6। क्या बताना है अब हमको यहाँ पे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? तो आपको ऑप्शंस दिए, ऑप्शन ए दिया है आपको 3, ऑप्शन बी दिया है आपको 1 2 3 4, ऑप्शन सी दिया है 1 2 4 5, ऑप्शन डी दिया है आपको 1 2 3 4 5 6, बराबर। अब यहां देखिए, अब आप पूरा क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। एक एक पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी, पहले हम जो मेन फाइंड करना है हमको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो उसमें से बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो भी एलिमेंट्स कॉमन है आपके 2 सेट्स में वो कहलाते हैं आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, बराबर। अब बी में देखिए आप, बी में क्या है? 3 और 4 है। सी में क्या है? 4 5 6। तो अब मुझे बताइए बी और सी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? तो आप बोलोगे 4, बराबर। तो आपका बी इंटरसेक्शन सी क्या हुआ? 4। अब इस बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन किसके साथ लेना है आपको? ए के साथ। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? सभी को जोड़ना, सभी एलिमेंट्स को जोड़ना। अगर आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करने की बात कर रहे हो तो आपको ये बी और सी को ध्यान में नहीं रखना है। अब आपको बी इंटरसेक्शन सी वाले को ध्यान में रखना है। तो बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा एलिमेंट आया? 4। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है? ए के 1 2 3। तो यूनियन करोगे तो इनको साथ में लाओगे तो क्या बन जाएगा आपका यूनियन? 1 2 3 4। तो कौन सा होगा आपका आंसर?
आपका आंसर क्या होगा फिर इन दोनों में? इन दोनों का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा क्या 3? नहीं हो सकता। ऑप्शन बी 1 2 3 4 हाँ हो सकता है, क्योंकि ए के एलिमेंट 1 2 3, बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट आया कॉमन एलिमेंट 4, तो यूनियन किया तो 1 2 3 4 होगा। 1 2 4 5 हो नहीं सकता, सी गायब है, क्योंकि सेट ए में सी है और यूनियन में कोई भी एलिमेंट हट नहीं सकता। डी, डी तो हो ही नहीं सकता, 5 6 आ गया वहां पे। तो आप सभी को अगर ऑब्जर्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से, पेशेंसली क्वेश्चन को देखो, फिर बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए, इफ x कोई सेट है आपका, वेयर x इज अ सेट इक्वल्स टू 4 raised to the power n minus 3n minus 1, where n belongs to natural number and y equals to 9 bracket n minus 1, यहाँ पे भी n belongs to natural number, तो x यूनियन y क्या होगा? x यूनियन y। तो अब ऐसा क्वेश्चन ये इजी भी है और कंफ्यूजिंग भी है। अब कंफ्यूजिंग क्यों है? हमसे दिए सी है आपका एन, डी है नन ऑफ दिस। अब क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है बोलना कि x यूनियन y किसके बराबर होगा? सेट x के बराबर होगा, या सेट y के बराबर होगा, या नेचुरल नंबर होगा, या तीनों ही नहीं होगा, कुछ और होगा। तो हम एक एक करके वैल्यूज पुट करके पहले चेक करते हैं कि कौन सा नेचुरल नंबर हमको मिल रहा है। अब नेक्स्ट केस पे आते हैं, अगर हम n की वैल्यू में 1 रखता हूं, तो n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो 4 raised to the power 1 minus 3 into 1 minus 1, तो क्या होगा? 4 minus 4, 4 minus 4 क्या होता है? 0। अब n की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो 4 raised to the power 2 minus 3 into 2 minus 1 क्या होगा? 4 raised to the power 2 16 minus 3 into 2 कितना होता है? माइनस 6 हुआ, माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 होगा, तो 16 माइनस 7 क्या होता है? 9। अब अगर मैं 3 रखता हूं फॉर एग्जांपल, n की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 0 नहीं रख सकता मैं वैल्यू, माइनस नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि n बिलोंग्स टू क्या बोला है? नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1, तो 0 भी नहीं आ सकता इसमें। साथ में 0 के साथ साथ निगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते, इसलिए मैंने पहली वैल्यू जो रखी हुआ इनकी 1 रखी, 0 नहीं रखी। गॉट इट? अगर वहां पे n बिलोंग्स टू z बोला होता तो मैं 0 भी रख सकता था, निगेटिव नंबर्स भी रख सकता था और चेक कर सकता था, बट इन क्वेश्चन इट इज क्लियरली मेंशन्ड कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखिए, अगर n की वैल्यू आप 3 रखते हो तो 4 raised to the power 3 माइनस 3 into n की वैल्यू 4 माइनस 1, तो 4 raised to the power 3 कितना होता है? 64। 4 into 4 into 4, 4 4 is 16, 16 into 4 64 माइनस 3 into 4 कितना होता है? 12 माइनस 1, तो माइनस 12 माइनस 1 माइनस 13, तो 64 माइनस 13 कितना होता है? 64 माइनस 13 कितना होगा? 51, बराबर। अगर हम 3 रखते हैं वैल्यू तो ठीक है। अब y पे अगर मैं आता हूं, तो y के केस में अगर आप देखोगे तो n की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो y की वैल्यू 0 आ रही पहले केस में। सेकेंड केस में अगर मैं y की वैल्यू 2 रख दूं, सेकेंड केस में अगर मैं y की वैल्यू 2 रखता हूं तो n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 1, तो 9 into 1 9। n की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूं, n की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूं तो आप देखोगे यहाँ पे तो आपको जो मिल रहा है वो क्या मिलेगा? 3 माइनस 1 कितना होता है? 2, तो 9 into 2 18, बराबर।
तो 18 अगर आ रहा है तो 18 आ रहा है तो 18 आ रहा है तो अगर आप देखोगे तो y क्या है, मल्टीपल ऑफ 9 है। देखो x कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 9। x जो एलिमेंट है वो y के मल्टीपल में है, वो 9 के मल्टीपल में है, और क्लियरली दिख रहा है मेरे को y p एलिमेंट जो कंटेन कर रहा है वो भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 9। तो इसका मतलब क्या है, x सबसेट है y का, तो x यूनियन y क्या होगा, फिर y ही होगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको सेट्स में एलिमेंट्स न्यूमरल फॉर्म में नहीं दिए, इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। तो देखिए ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है a कोमा बी, बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है c कोमा डी, सी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है d कोमा ई। तो हमको बताना है कि ये जो सेट है, जो सेट बनेगा इनसे, जैसे सेट a कोमा सी कोमा a कोमा डी कोमा a कोमा ई कोमा बी कोमा सी कोमा बी कोमा डी कोमा बी कोमा ई इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा ये सेट। तो पहला है a इंटरसेक्शन b यूनियन c, दूसरा a यूनियन b इंटरसेक्शन c, तीसरा a मल्टीप्लाइड a इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b यूनियन c, d a क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b इंटरसेक्शन c। अब ऐसे केस में आप क्वेश्चन से आंसर नहीं निकाल सकते। अब ऐसे केस में आपको क्यों जब पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं ए बी और सी। तो आपके सामने जो ऑप्शंस दिए सेट ए सेट बी सेट थ्री, उसके जो एलिमेंट दिए उस पे से उन्होंने डायरेक्टली ये लिखा है कि ये किसके बराबर होगा। चार ऑप्शंस आपको दे दिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के बराबर हो सकता है क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर हो सकता है क्या, या ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी यूनियन सी के बराबर हो सकता है क्या, या ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी के बराबर हो सकता है क्या। तो अब यहाँ पे आपको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, तो आपको रिवर्स, आपको ऑप्शंस को सॉल्व करना है और कौन से ऑप्शंस पे वो वैल्यू आ रही है, वो आंसर आ रहा है, वो चेक करना है। तो आपको ऐसे चारों का चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इंटरसेक्शन आपको पता है, यूनियन आपको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है उस पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन दूसरे यूनियन के साथ जो आप निकाल रहे हो। तो पहले देखिए मैंने बी यूनियन सी निकाला, अब मैंने यहाँ पे चारों को सॉल्व करके देखा, चारों को सॉल्व करके देखने के बाद मुझे ये मिला, इसलिए मैंने एक ही प्रोसेस आपको यहाँ पे लिख के दिया है। बट आपको डायरेक्टली ये नहीं समझने, हाँ क्वेश्चन सेम है, आपने रट लिया है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन थोड़ा भी इसमें चेंज हुआ तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको किसका सहारा लेना है, दिए हुए ऑप्शंस का। आपको किसको लेके सॉल्व करना है, दिए हुए ऑप्शंस को लेके सॉल्व करना है। एक एक ऑप्शंस को उठा के आपको सॉल्व करना है और चेक करना है आंसर क्या आता है। तो चलो हम पहले ऑप्शंस के हिसाब से ही सॉल्व करके देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी और सी का यूनियन अगर मैं लेता हूं तो बी और सी का यूनियन क्या होगा, सी, बी और सी का यूनियन क्या होगा, सी डी ई बराबर, दोनों को कंबाइन करना है, डी एलिमेंट दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखना है। अब उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करना है, तो ए और बी में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहे तो नल सेट हो गया, फिर मतलब ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन ए हो गया आपका पिक्चर से बाहर बराबर। अब ऑप्शन बी पे मैं आता हूं, ऑप्शन बी पे अगर मैं आ रहा हूं तो ऑप्शन बी में देखिए बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी अगर आप करोगे तो बी में एलिमेंट कौन कौन से, सी और डी, सी में एलिमेंट कौन कौन से, बी और ई, तो बी और सी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो है डी बराबर। अब इसका यूनियन किसके साथ लेना है आपको, ए के साथ, ए के साथ लेना है। तो अब आप जब यूनियन लोगे ए के साथ तो ए कॉमा बी कॉमा डी इसका आंसर हुआ, ये क्या आपका वो जो दिया हुआ है उसमें नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट गया।
नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं अपन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में ए यूनियन बी, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी जब आप करोगे तो बी और सी का यूनियन जब आप लोगे तो क्या आएगा, बी यूनियन सी, सी कॉमा डी कॉमा ई। यूनियन में हम सभी एलिमेंट्स को साथ में रखते हैं, जो एलिमेंट डबल आ रहा है, कॉमन आ रहा है, रिपीट हो रहा है, उसको एक ही बार लिखते हैं, बराबर। तो बी यूनियन सी क्या मिला आपको, सी डी ई। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, ए के साथ, मतलब ए के दोनों एलिमेंट एक एक बार बी यूनियन सी से जुड़ेंगे। तो देखिए ए का एक बार एलिमेंट सी के साथ जुड़ेगा, एक बार डी के साथ, एक बार ई के साथ। बी का एलिमेंट एक बार सी के साथ, एक बार डी के साथ, एक बार ई के साथ। अगर आपको याद होगा तो आप इसको ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आप ए को बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बांट रहे हो, और ए को सी के साथ भी बांट रहे हो। तो यहां से आपका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी। अब मैं एक बार आपको ऑप्शन डी भी बता देता हूं कि अगर आप ऑप्शन डी को भी सॉल्व करोगे तो क्या होगा। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या आएगा, डी, बराबर। तो एक ही एलिमेंट आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी में, वो आ रहा है डी। तब तो क्रॉस प्रोडक्ट जब आप ए के साथ लोगे तो आपका आंसर क्या होगा, ए कॉमा डी और बी कॉमा डी। तो आपके ऑप्शन में बैठ ही नहीं रहा कहीं पे भी, मतलब वो भी नहीं है आपका ऑप्शन। तो चारों को मैंने आपको भी सॉल्व करके बता दिया। तो कौन सा ऑप्शन हमारे क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा है, तो वो है हमारा ऑप्शन सी। गॉट इट। तो बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9। तो अब यहां पढ़िए आप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपका ऐसा है, आपको ए एक सेट दिया है जो है 1, 2, 3, बी एक सेट दिया है जो है 3, 8। तो हमको बताना है कि ए यूनियन बी क्रॉस प्रोडक्ट ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अब फिर से यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन उसी टाइप का है, अब फिर से क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो आप अब आप ऑप्शन देख के सॉल्व करोगे क्या, नहीं, अब मेरे को ऊपर ही दे दिया है क्या करना, उस पे से मेरे को आंसर। पिछली बार क्या था, आपको प्रोडक्ट दिया हुआ था, वो किसका प्रोडक्ट बनेगा, किससे बनेगा वो प्रोडक्ट, तो इसलिए मैंने ऑप्शन को उठाया था। अब मैं ऑप्शन को नहीं उठाऊंगा, अब मेरे को जो फाइंड करना है मैं उस टर्म को सॉल्व करूंगा, और उसमें से ऑप्शन दोनों में उल्टा है। वहां पे मैंने क्वेश्चन जो आया है रिजल्ट, वो कौन से ऑप्शन से आएगा, तो मैंने उसके लिए ऑप्शन सॉल्व किए चारों और रिजल्ट पता किया। अब यहाँ पे मेरे को रिजल्ट लाना है और कैसे आएगा वो टर्म दिया हुआ है, ये टर्म को सॉल्व करने से क्या रिजल्ट आएंगे ए बी सी डी में से वो देखना है। तो ऑप्शन ए दिया है आपको 3, 1, ऑप्शन बी दिया है 3, 2, ऑप्शन सी दिया है आपको 3, ऑप्शन डी दिया है आपको 3, 8। बी पे आता हूं अगर मैं, तो ऑप्शन बी दिया है आपको 1, 3, ऑप्शन सेकेंड दिया है बी में 2, 3, थर्ड दिया है 3, फोर्थ दिया है 8, 3। सी पे अगर मैं आता हूं तो 1, 2, 3, 8, ऑप्शन डी 8, 8, 8, 8, अब यहां देखिए, पहले निकाल लो ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी का इंटरसेक्शन अगर करते हो तो ए और बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो है 3। तो ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट आ गया आपके सामने। ए यूनियन बी अगर आप करते हो तो ए यूनियन बी में ए और बी के एलिमेंट को साथ में लाना है, मिलाना है। अब 3 रिपीट हो रहा है तो डबल नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जो एलिमेंट रिपीट होगा उसको नहीं लेना है, एक ही बार लेना है। तो ए यूनियन बी क्या मिला आपको, 1, 2, 3, 8। ए इंटरसेक्शन बी क्या मिला, 3। अब इसका प्रोडक्ट अगर आप लोगे तो ए का होगा एक बार 3 के साथ, तो 1, 3। तो 1, 3 एक ही ऑप्शन में आपको दिख गया, 1, 3 सीक्वेंस कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। क्लियर। फिर भी आगे भी चेक करते हैं, 2, 3, नेक्स्ट आएगा 3, 3, नेक्स्ट आएगा 8, 3। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपके चारों ऑप्शंस में से, बी ऑप्शन।
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6, सी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 3 4 6, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? तो आपको ऑप्शंस दिए हैं, 3 ए दिया है 3 4 6, बी दिया है 1 2 3, सी दिया है 1 4 3 और डी दिया है नन ऑफ दिस। अब फिर से देखिए, अब आपको ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऊपर जो दिया है फाइंड करने के लिए उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन आपकी आंखों के सामने खुद ब खुद आएगा। अब आपको ऑप्शन को लेके वहां नहीं पहुंचना है, उसको लेके ऑप्शन तक पहुंचना है। तो पहले निकाल लो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकालोगे तो यूनियन निकालने के लिए क्या बोला गया है? यूनियन निकालने के लिए सभी एलिमेंट्स का मिलना जरूरी है, और जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको एक ही बार मिलाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, वहां पे है 2 4 6, तो 2 और 4 दोनों में कॉमन है 2 और 4 दोनों में कॉमन आ रहा है तो एक ही बार लिखो। तो ए यूनियन बी क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6। अब इसका इंटरसेक्शन जो आपने ए यूनियन बी निकाला है उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करने बोल रहे हैं? तो किसके साथ बोल रहे हैं? 3 4 6 के साथ। तो अब यहाँ पे देखो आपका 3 4 6 कॉमन आ रहा है, ए यूनियन बी में भी है और सी सेट में भी है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन टर्म को ही हम निकालते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? 3 4 6। तो कौन सा है 3 4 6 ऑप्शन आपका? ए है, बी है, सी है या डी है? तो ऐसे में आपको देखने में समझ में आ रहा है कि वो है आपका ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। Next, if A is a set where x is such that x square minus 5x plus 6 equals to 0, or B is a set having elements 2 and 4 and C is a set having element 4 and 5, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्या होगा? अब आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए, ऑप्शन ए दिया है 2, 4, ऑप्शन बी दिया है 3, 4, सॉरी ऑप्शन ए दिया है 2, 4, 3, 4, ऑप्शन बी दिया है 4, 2, 4, 3, ऑप्शन सी दिया है 2, 4, 3, 4, 4, 4, ऑप्शन डी दिया है 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। अब इसका आंसर कौन सा ऑप्शन है इन चारों में से? फिर आगे बात, अब यहाँ पे लेकिन डायरेक्टली मेरे को फाइंड जो करना है वो पता है मुझे। अगर ये दिया होता मेरे को इसमें से और फिर बताना है कि उसका रिजल्ट क्या है तो मुझे ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ा होता, लेकिन यहाँ पे मुझे ऑप्शन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? तो ऑप्शन का यूज करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऊपर जो दिया हुआ है वो फाइंड करूंगा तो मैं ऑप्शन खुद ब खुद मेरे सामने आएगा। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी अगर मुझे निकालना है, अब यहाँ पे देखिए बी इंटरसेक्शन सी अगर निकालना है तो बी और सी तो आपको डायरेक्टली एलिमेंट्स के फॉर्म में दिया है लेकिन सेट ए आपको इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बी और सी में क्या कॉमन है? तो आप देखोगे और बोलोगे 4 कॉमन है, बराबर। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हुआ? 4 हुआ। अब बी इंटरसेक्शन सी तो मिल गया, लेकिन इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना किसके साथ है? ए के साथ। अब ए के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो ए के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए मुझे पहले ए तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो ए डिफाइन करने के लिए मैं उस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। तो क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो आओ पहले अगर 1 रखता हूं मैं वैल्यू तो 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 6, तो 1 प्लस 6 कितना होगा? 7, 7 माइनस 5 कितना होगा? 2, तो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन का मतलब होता है वेयर LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब 1 वैल्यू नहीं हो सकती x की। 2 रख के देखते हैं, तो 2 अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो 2 रखता हूँ तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6,
तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 5 इंटू 2 कितना होता है 10 प्लस 6, तो 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 0 आ रहा है, मतलब x इक्वल्स टू 2, ये वैल्यू हो सकती है बराबर। तीसरी वैल्यू पुट करके देख लेते एक बार 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 3 15 प्लस 6, तो 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 0, मतलब x इक्वल्स टू 3 भी वैल्यू चल सकती है हमारे लिए। नेक्स्ट वैल्यू पे आओ, 4 भी एक बार रख के देख लो, 4 अगर रखोगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 प्लस 6 कितना होता है 22, तो 22 माइनस 20 कितना आ रहा है 2, 0 आ रहा है क्या नहीं, मतलब 4 नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। 5 रख के देखो तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 5 इंटू 5 25, तो 25 माइनस 25 तो ऐसे 0 हो गया, 6 बच गए उसके बाद भी, तो ये भी वैल्यू नहीं हो सकती x की। इसका मतलब 4 5, आगे अगर आप 6 के साथ भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई भी वैल्यू ले लो आगे की, हर वैल्यू पे आपको x की वैल्यू 0 नहीं मिल रही है, ये इक्वेशन इक्वल्स टू 0 नहीं आ रहा है, मतलब x की कौन सी वैल्यू है 2 और 3। तो अब a क्रॉस b इंटरसेक्शन c करते हो तो a की वैल्यू, a कौन से एलिमेंट्स हो गए आपके 2, 3, b इंटरसेक्शन c क्या हो गया 4, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जब आप लोगे तो a का मल्टीप्लिकेशन एक बार होगा 4 के साथ, मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन सॉरी 2, 4 होगा एक टर्म, और एक होगी 3, 4, तो कौन सा है ये ऑप्शन, तो अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन है आपका ए। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो सेम ही तो दिख रहे हैं, यहाँ पे है 2, 4, वहां पे है 4, 2, यहाँ पे आपका 3, 4, वहां पे है आपका 4, 3, तो ये दिख रहे हैं सेम, एलिमेंट में 4, 2, 3, 4 दिख रहा है, ऑर्डर अलग है, लेकिन ऑर्डर अलग है तो टर्म बदल गई, 2, 4, 4, 2 चेंज हो गए ऑर्डर, फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट कर रही है आपकी ए को, सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट कर रही है बी इंटरसेक्शन सी को, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी में आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल रिलेशंस का है, अभी 5 मिनट बाकी है तो मैं थोड़ा सा रिलेशंस के न्यूमेरिकल को ओवर व्यू बता देता हूँ आपको, रिलेशंस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट के 5 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट बी के 7 है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए क्रॉस बी क्या कितने हो सकते हैं। अब आपको रिलेशंस अभी पढ़ाया नहीं मैंने, तो हो सकता है आपको रिकॉल करने में तकलीफ जा सकती है या आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, लेकिन एक फॉर्मूला है कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी निकालना है तो उसका फॉर्मूला है सिंपल 2 रेज़ टू द पावर m इंटू n, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के n से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के n से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, तो वहाँ पे n की वैल्यू है 5, n की वैल्यू है 7, तो 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 7 क्या होगा, तो 2 रेज़ टू द पावर 35। ये सिंपल क्वेश्चन था रिलेशन का, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि हमेशा ध्यान में रखना कि आपको नंबर ऑफ रिलेशंस अगर फाइंड करनी है कोई भी दो सेट्स के, तो हमेशा उसका क्या होगा फॉर्मूला 2 रेज़ टू द पावर m n। नेक्स्ट, अगर r एक रिलेशन है n में जो डिफाइन किया है बाय r इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स कॉमा 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्लैश एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5, जहाँ पे x आपका वेरिएबल है और x क्या है आपका 5 और 5 से कम, मतलब 0 1 2 3 4 5 लेकिन 5 से ज्यादा नहीं, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी बोल दिया है, मतलब 0 ऐसी लिस्ट है, मतलब x की वैल्यू 1 2 3 4 5,
तो हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ये जो ऑप्शन दिए है इसमें से गलत कौन से ऑप्शन है। अब गलत कौन से ऑप्शन से अगर मैं बोलूं तो गलत ऑप्शंस में पहला दिया है आपका r इक्वल्स टू 2,2, 3,5, 4,10, 5,17, 6,25। ऑप्शन बी डोमेन ऑफ आर। डोमेन का मतलब होता है आपके रिलेशन में पहला जो सेट होता है वो इनपुट कहलाता है डोमेन। रेंज होता है आपका आउटपुट। जो आपके सेट का दूसरा, जो आपके रिलेशन का दूसरा सेट है वो कहलाता है आपका रेंज। ऑप्शन डी बोला है बी और सी आर ट्रू। तो देखिए x की वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूँ, सॉरी 1 लेता हूँ, तो 1 + 1 क्या होगा 2। तो 1 + 1 स्क्वायर तो वो 2,2। 2 लेता हूँ मैं x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो क्या होगा 1 + 2 3 और 1 + 2 स्क्वायर मतलब 5। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए फॉल्स है, क्योंकि रिलेशन में हम ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट। तो इस प्रकार है। तो ये रिलेशंस की बात है, ये रिलेशंस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये फिर से आपका एक, मैंने इसी पे बेस्ड सेट्स पे ही लिखा हूँ, तो वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है लेट a इक्वल्स टू, a एक सेट है जहाँ पे x एक वेरिएबल है और x क्या है मल्टीपल ऑफ 3, और b क्या है, b भी एक सेट है जहाँ पे वेरिएबल है आपका x और x क्या है आपका मल्टीपल ऑफ 5। तो हमको बताना है कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा। तो अब x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 बोला है तो क्या होगा वो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, सॉरी 18 के बाद 21, 24, इस प्रकार से मल्टीपल ऑफ 3 की बात हो रही है। और b की अगर मैं बात करूं तो b क्या है मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 का टेबल पढ़िए 5, 10, 15, 20, 25। तो अब a इंटरसेक्शन b पता करना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है दोनों सेट्स में मिलने वाले कॉमन एलिमेंट्स। तो अब यहाँ पे आप सेट ए में मल्टीपल ऑफ 3 में क्या क्या थे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48। बी में अगर आप देखोगे तो 5 के मल्टीपल, तो ऐसे आपको एलिमेंट देखना है ए और बी में जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए 15 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। 15 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो 15 के बाद नेक्स्ट जो आता है आपका नंबर वो डायरेक्टली 30 आएगा, 10 आएगा, सॉरी नेक्स्ट जो आएगा आपका 30 आएगा। 33 के टेबल में भी आता है और किसके टेबल में आता है 5 के। तो आप अगर ऑप्शंस चेक करोगे तो ऑप्शन ए सेट ए को बिलोंग कर रहा है तो वो ऑप्शन हो नहीं सकता। ऑप्शन बी बिलोंग कर रहा है सेट बी को तो वो ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में देखिए आप 15, 30, 45 डैश डैश डैश, मतलब आगे और अगर आप देखते हो तो ये 15 के मल्टीपल में, मतलब ये यहाँ के हर नंबर 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। 15 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 30 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आएगा। तो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। तो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। आई होप आपको इससे बेनिफिट हुआ होगा। तो